नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 क्लास 11 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये आपके बुक का यूनिट 1 स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स जो कि पार्ट ए है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का सार क्या है, स्कैरिसिटी एंड चॉइस, दुर्लभता तथा चयन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया का व्याष्टि तथा समाष्टि स्तर। इस चैप्टर में हम लोग इन सारी कंटेंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज which are related to the use of limited resource to satisfy unlimited wants. इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें बताता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करें और उसको मैनेज करके हम लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स भी फुलफिल कैसे कर सकते हैं, और यही मैनेजमेंट का स्टडी है इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो सब अपना डिफरेंट व्यू रखते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 4 कैटेगरीज हैं वेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, स्कैरिसिटी ओरिएंटेड एंड लास्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड। मतलब धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं और विकास संबंधी परिभाषाएं। तो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। धन संबंधी परिभाषा में सबसे पहले अपनी क्लासिकल अर्थशास्त्री मिस्टर एडम स्मिथ का नाम आता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया। उन्होंने बताया कि यह वह विषय है जिसमें हम सब धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिर उनके आगे इस परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन करने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें हम लोग मानव कल्याण का अध्ययन करते हैं। इसके बाद समय के साथ इसमें थोड़ा और परिवर्तन आया, जिसमें स्कैरिसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया। स्कैरिसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन देने वाले प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, लेकिन उसको पूर्ति करने के जो साधन हमारे पास होते हैं वो सीमित होते हैं। तो हम सब अपने सीमित लिमिटेड रिसोर्स से अपने असीमित अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। एंड लास्ट जो कि अभी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास संबंधी परिभाषा। इन सारे परिभाषाओं को इंक्लूड करके एक परिभाषा बनाई गई जो कि विकास संबंधी परिभाषा। मतलब अर्थशास्त्र धन का अध्ययन तो है ही, कल्याण का भी अध्ययन है, दुर्लभता संबंधी अध्ययन भी है, लेकिन इन सब को जोड़ दिया गया विकास। मतलब ये सारे अध्ययन के साथ साथ ये अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन करता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और इन कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले इकोनॉमिस्ट कौन है, ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। परिभाषा जो डेफिनेशन है अर्थशास्त्र, ये डेफिनेशन 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। पहला क्या है? वेल्थ ओरिएंटेड। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन देने वाले हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक An Inquiry to the Nature and Causes of Wealth of Nation, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, इस बुक में
अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया। सेकेंड जो परिभाषा है वो है वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन मतलब कल्याण संबंधी परिभाषा। इसमें मेन रूप से नाम आता है प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन नहीं है, इसमें केवल हम लोग वेल्थ रिलेटेड स्टडी नहीं करते, बल्कि वेल्थ भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो, जिससे कि पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर होता हो। जैसे इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर एडम स्मिथ की परिभाषा को माने तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यू, धन कमाने का दोनों व्यू अर्थशास्त्र में इंक्लूड हो जाएगा। बट जो अनलीगल सोर्स है जैसे चोरी डकैती, इस तरह से धन कमाने का जो तरीका है उसकी स्टडी अर्थशास्त्र नहीं करता। अर्थशास्त्र केवल उसी धन की स्टडी करता है जो कल्याण से संबंधित होता है। इसके बाद आता है रॉबिन्स, जो कि स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने देखा स्कैरसिटी, ये देने वाले थे प्रोफेसर रॉबिन्स। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र स्कैरसिटी दुर्लभ साधनों का अध्ययन करता है कि अपने दुर्लभ साधनों से हम लोग अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। रॉबिन्स की परिभाषा के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। रॉबिन्स ने अपनी बुक 1932 An Essay into the Nature and Significance of Economic Science 1932 में ये बुक आई An Essay into the Nature and Significance of Economic Science। इस बुक में इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो स्कैरसिटी दुर्लभता संबंधी वस्तुओं का अध्ययन करता है। हमारे पास जो साधन है वो दुर्लभ है, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो नीड्स है वो असीमित है, कभी खत्म नहीं होगी। तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, ये अर्थशास्त्र बताता है। तो इस रॉबिन्स के डेफिनेशन स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन को हम लोग कंपोनेंट्स के साथ पढ़ेंगे डिटेल्स में। चौथा जो डेफिनेशन आता है वो है ग्रोथ ओरिएंटेड। मैंने दे दिया, आप लोगों को नजर तो आ रहा होगा। ये देने वाले हैं प्रोफेसर सैमुएल्सन। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने कहा कि ये सारी परिभाषाएं तब तो ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र अध्ययन क्या करता है? ग्रोथ, विकास संबंधी अध्ययन करता है। मतलब ऐसा धन जो कल्याण से संबंधित हो और दुर्लभ साधनों के प्रयोग पर विचार करे, और इन सबसे अर्थव्यवस्था का, देश का विकास होना चाहिए। तो इन सब के अध्ययन का एक मॉडर्न व्यू क्या आ गया? ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब हम सब यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे कि रॉबिन्स ने जो अपना डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन के घटक क्या क्या है, उन्होंने कौन सी बातों को अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया था। रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दिया था उसकी कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब घटक क्या है। पहले ये बात करते हैं अनलिमिटेड वांट्स की। कलर वाइट ही ले लें क्योंकि वाइट नजर आता है। ये बात करते हैं अनलिमिटेड वांट्स की। इनका कहना है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरी बात ये करते हैं लिमिटेड रिसोर्स। इनका कहना था कि इस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स हमारे पास है वो लिमिटेड है। तीसरी बात वो करते हैं अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स। ये बात करते हैं कि रिसोर्स का जो यूज है वो अल्टरनेटिव है। और चौथी बात ये क्या करते हैं, ये चौथी बात में डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो वांट्स है वो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो अलग होती है। डिफरेंस इंटेंसिटी और वांट्स, जैसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहली बात वो करते हैं कि हमारे जो
वॉन्ट्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, वो असीमित है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आपको दिखाई दे रहा है वो। और दूसरी बात वो करते हैं कि उन्हें पूर्ति करने के जो साधन हमारे पास होते हैं वो सीमित है, लिमिटेड रिसोर्स है, उनको पूर्ति हम लोग कैसे करें, हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड है। तीसरी बात करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो अल्टरनेटिव यूज़ का हो सकता है, उसके बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे पास मान लेते हैं मनी है 5000 रुपी है, तो ये 5000 का रुपीज़ क्या है, जो तोड़ तोड़ के इसे यूज़ करके अपनी डिफरेंट वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसी से हमें सभी वांट्स को फुलफिल करना है। नंबर ए की जो हमारी ज़रूरत है वो भी इसी से फुलफिल होगी, बी भी इसी से, सी भी इसी से, मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने वांट्स को फुलफिल करने का। एंड लास्ट वन इज डिफरेंस इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। हमारे वांट्स की इंटेंसिटी जो होती है, आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं जो होती है वो डिफरेंट होती है। हम सब अपने वांट्स की लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने की कैसी, नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नंबर 2 किसके बिना हमारा थोड़ा काम चल जाएगा, बाद में शिफ्ट कर सकते हैं, नंबर 3 हमारे बजट में क्या आ रहा है वो हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको वांट्स के अनुसार अरेंज करते हैं और उसके बाद एक एक करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये था रॉबिन्स की परिभाषाओं के घटक। अगला हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से हो वो आर्थिक क्रिया होती है, और वैसी क्रियाएं जिसका संबंध धन से ना हो वो अनार्थिक क्रिया होती है। तो आर्थिक क्रिया पूरे अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के लिए, आसान बनाने के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग, पहला भाग होता है हमारा माइक्रो और दूसरा भाग होता है मैक्रो। ठीक है, ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। आपके 12th के सिलेबस में ये दोनों आपको पढ़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, छोटे स्तर पर अध्ययन, स्मॉल लेवल ऑफ स्टडी, इंडिविजुअल की स्टडी। और समष्टि क्या है, लार्ज एग्रीगेट की स्टडी। ये हम लोग पूरी इकोनॉमी को एक मान करके पढ़ते हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो ये 2 भाग में बांटने वाले कौन है, प्रोफेसर वैगनर फ्रिश। प्रोफेसर वैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको कि हम लोग आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये हो गया होगा, देखिए हम आर्थिक क्रिया की हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या पार्ट्स, ध्यान देंगे थोड़ा। आर्थिक क्रिया में आता है पहला हमारा प्रोडक्शन, क्या है, उत्पादन। दूसरा आता है कंजप्शन, ये क्या है, उपभोग। तीसरा आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज। इसकी 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट। आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेट करती है, धन से संबंधित होती है, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास इनकम का सोर्स होता है, और प्रोडक्शन का बेस क्या है, कंजप्शन। कंजप्शन होगा इसीलिए प्रोडक्शन किए जाते हैं, अगर कंजप्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का बेस है, जिन चीज़ों का कंजप्शन किया जाता है उनका प्रोडक्शन होता है, इनकम के व्यूज।
फिर नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज को हिंदी में कहते हैं आप विनिमय, मतलब लेन देन करना। अब ये उत्पादन, उपभोग, मतलब प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोडक्शन करता है, वो कंज्यूमर जो है, जो कंजप्शन करेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, ये प्रोसेस होता है एक्सचेंज, विनिमय। तो विनिमय में दो पार्ट आते हैं, फैक्टर प्राइसिंग, ये क्या है, साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण। दूसरा पार्ट जो आता है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब वस्तु कीमत निर्धारण। इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रोसेस से कैसे किसी वस्तु का प्राइस डिटरमाइन होता है, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्निंग देता है। तो फैक्टर प्राइसिंग, दैट मीन्स अब यहाँ ये समझने के लिए हमें चाहिए कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा समझ लें। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसे कहते हैं निवेश। निवेश, जब प्रोडक्शन करना हो तो उसके पहले निवेश किए जाते हैं। निवेश वो अमाउंट होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह कलेक्ट करता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योर। तो ये चार मिलकर के किसी प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, प्रोडक्शन पर्पस को पूरा करते हैं। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उद्यमी क्या करता है, भूमि और श्रम और पूंजी को एक जगह डालता है। अब इन सारी चीज़ों को यूज करके हम जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो इनको कुछ रिटर्निंग मिलना चाहिए। तो लैंड को क्या मिलता है, भूमि को मिलता है लगान, रेंट दिया जाता है। लेबर को क्या मिलता है, लेबर को मिलता है वेजेस या सैलरी मिलती है। फिर कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट या फिर ब्याज। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को उसका पार्ट प्रॉफिट मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्निंग होगा वही है फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत निर्धारण। अगला है प्रोडक्ट प्राइस। अब यहाँ पे जो साधन कीमत निर्धारण होगा उसको हम सब फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट होने के बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है प्रोडक्शन को, मुझे इसमें टैक्स चाहिए, तो उसमें ऐड हो जाता है टैक्स। तब क्या बन जाता है, MRP, मार्केट रिटेल प्राइस। तो यहाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब जो चीज़ें प्रोडक्शन से बन के आई है, इन्वेस्टमेंट हुआ तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद जो चीज़ें बनकर आई वो मार्केट में किस प्राइस पे बेची जाएंगी, तो ये फिक्स होता है MRP। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट मतलब यहाँ पे जो खर्चा हुआ वो प्लस गवर्नमेंट ने जो टैक्स की डिमांड कर दी वो प्लस ट्रांसपोर्टिंग चार्ज यहाँ से वहाँ भेजने में जो कुछ भी खर्चा आएगा वो सब इंक्लूड करने के बाद प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर दी जाती है। तो वो बन जाता है MRP, जिस रेट पे कंज्यूमर को मिलता है, सामान कोई भी खरीदने पे हमें जिस रेट पे मिलता है वो MRP हो जाता है। तो मे बी आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये जो सारा कंपोनेंट्स है वो सब समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं माइक्रो और मैक्रो। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर वैगनर फ्रेश ने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। There are two branches of economics, that is microeconomics and macroeconomics. इन दोनों में क्या अंतर है, माइक्रो और मैक्रो, ओ सॉरी ए यहाँ आई है और यहाँ ए बाकी सेम है। तो ये दो छोटा सा अंतर है, ये इसके मीनिंग को बहुत बड़ा अंतर में ले आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी करता है, मतलब हर एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी को एक एग्रीगेट मानकर पढ़ता है, मतलब ये पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। माइक्रो ये जो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के साथ मिक्रोस से लिया गया है। MIKROS, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पे जो मैक्रो शब्द है ना वो ग्रीक भाषा के मैक्रोन से लिया है।
MAKROS, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है। आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए होंगे, उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग को चुनना होगा। इसका अर्थ होता है छोटा, इसका अर्थ होता है विस्तार या विस्तृत। तो जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं मतलब होल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमी का। जब हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, जैसे ए कंज्यूमर का बिहेवियर, ए प्रोड्यूसर, ए उत्पादक का बिहेवियर, तो ये माइक्रो का पार्ट हो जाता है। तो ये दो भाग में बांटने का काम प्रोफेसर रेगनार फ्रिश ने किया। अब हम सब शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ, स्कोप और उसका मेथड। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टैटिस्टिक क्या है? मे बी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, वरना मैं थोड़ा सा सामने कर लेती हूँ। ये जो स्टैटिस्टिक शब्द है ये इंग्लिश भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से बना है, जिसका अर्थ होता है सांख्यिकी। और ये शब्द की उत्पत्ति, ये शब्द कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज के शब्द स्टेटस से आया है। ये शब्द कहाँ से आया? स्टेटस। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन। ओके, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से स्टैटिस्टिक शब्द की उत्पत्ति हुई, या फिर इटालियन शब्द स्टैटिस्टा, ये कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा से हुई है, या ये इटालियन है। ये जो आपको यहाँ पे शब्द दिख रहा है स्टैटिस्टा, ये इटालियन शब्द है और जर्मन भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक है। यहाँ पे आप STATSTIK ये देखेंगे, ये जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये जो है ये इटालियन भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में इन तीनों में से कौन सा स्पेलिंग आता है और आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा भाषा का शब्द है, या फिर भाषा लिखा रहेगा और आपको ये सारा करेक्ट चुनना होगा कि जर्मन में कौन सा भाषा, इटालियन में कौन सा स्पेलिंग है और लैटिन में कौन सा स्पेलिंग है। तो स्टेटस लैटिन भाषा का शब्द जिससे कि स्टैटिस्टिक में, इटालियन में स्टैटिस्टा जिससे कि स्टैटिस्टिक बना, जर्मन में स्टैटिस्टिक, ये भी स्टैटिस्टिक ही था बट यहाँ के था जिसको बदल के एस कर दिया गया। और ये इंग्लिश भाषा के साथ स्टैटिस्टिक से बना है, जिसका अर्थ होता है सांख्यिकी। अब हम लोग सब देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक और सांख्यिकी। तो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक को समझने के लिए इसकी परिभाषा को दो भाग में बांटा जाता है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। तो हम इसकी परिभाषा पे डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन कितने सेंस में समझ सकते हैं? इन सिंगुलर सेंस। दूसरा क्या है? इन प्लूरल सेंस। एक वचन के रूप में या फिर बहुवचन के रूप में। अब पहले ध्यान से देखेंगे बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक क्या है। तो जब हम लोग स्टैटिस्टिक को एज ए प्लूरल सेंस पढ़ते हैं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या है? आंकड़ों का संग्रह है। यहाँ पे हम लोग आंकड़ा मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक आंकड़ों का संग्रह होता है।
ठीक है। और ये कैसा डाटा होगा? न्यूमेरिकल, मतलब ये कैसा? संख्यात्मक रूप में होगा। संख्यात्मक रूप में जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो केवल स्टैटिस्टिक होते हैं। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा इन प्लूरल सेंस, बट इन सिंगुलर सेंस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? तो इसको ऐसे याद रखिए, COTAI। ओके, सी से कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। चौथा एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब आंकड़ों का विश्लेषण। पांचवा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब आंकड़ों का विवर्चन। तो स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक को दो सेंस में डिफाइन किया जाता है, इन सिंगुलर और इन प्लूरल, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह है, और ये ऐसे आंकड़ों का संग्रह है जहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट एकत्र किए जाते हैं, संख्यात्मक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग कहेंगे देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, अब आप सभी कमेंट में लिखेंगे कि ये स्टैटिस्टिक है या नहीं। सभी अपने मन से कमेंट में लिखेंगे कि स्टैटिस्टिक नहीं है या है। हमारी क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, और दिस स्टैटिस्टिक, ये क्या इंक्लूड किया जाएगा स्टैटिस्टिक सांख्यिकी में या नहीं किया जाएगा? सभी कमेंट में लिखेंगे। अब चलिए आंसर मैं बता देती हूँ। 30 स्टूडेंट इन माई क्लास, ये तो न्यूमेरिकल फैक्ट है, ये तो संख्यात्मक आंकड़े हैं, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बस एक जानकारी है, सूचना है। यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज नहीं करना है, इसे प्रेजेंट नहीं करना है, प्रेजेंट कर भी सकते हैं, बट यहाँ पे एनालिसिस नहीं करना है। तो स्टैटिस्टिक या सांख्यिकी में वही सारे आंकड़े को इंक्लूड किया जाता है जिनमें ये सारे स्टेप्स किए जा सके, मेन एनालिसिस किया जा सके, उसका कुछ विश्लेषण किया जा सके। अब ये 30 स्टूडेंट है क्लास में, तो क्या करना है? यहाँ कुछ करने को तो है ही नहीं सांख्यिकी में, तो ये सांख्यिकी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, बट इन लास्ट ईयर देयर आर 45 स्टूडेंट, तब हम लोग इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन पिछले वर्ष 45 स्टूडेंट थे, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? कुछ क्वेश्चंस आ गए, इस बार कम हो गए, क्यों कम हो गए, क्या रीजन है, पहले क्यों ज़्यादा थे। तो ये एनालिसिस करने का एक पार्ट हो गया, तो फिर ये स्टैटिस्टिक में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग केवल एक सेंटेंस को इस तरह से बताते हैं तो ये स्टैटिस्टिक में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब यहाँ पर सिंगुलर सेंस में हम लोग एक स्टेप्स को एक चैप्टर में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये उसका अगला चैप्टर होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा उसका नेक्स्ट होगा, एनालिसिस उसके बाद आएगा, और इंटरप्रिटेशन उसके बाद आएगा। तो स्टैटिस्टिक में हमें ये सारे को एक चैप्टर में स्पेशली पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सब इतने सारे क्वेश्चंस का रिविजन करेंगे, और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे यूट्यूब में पहले से मेंशन है। थैंक यू।